हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के आईएएस की प्री के एग्ज़ाम की जो है कि पिछले साल के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यूपीएससी ने, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी ने अपने आईएएस प्री का जो एग्ज़ाम है वह डेट जो है डिक्लेयर कर दिया है। 4 अक्टूबर 2020 को आईएएस की प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको आईएएस प्री के पिछले साल के पेपर्स को ऊपर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें इसे, और आपको अपने सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर करें। और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। और ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पेपर पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन अड्डा में। और चलिए, इस बार आईएएस प्री के जनरल स्टडी में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर पर एक बार नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। मतलब गुप्त काल में स्त्री और जो शूद्र थे वह कौन सी भाषा बोलते थे। तो संस्कृत जो है कि उच्च वर्गों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाली भाषा थी। और प्राकृत भाषा जो थी वह निम्न जो सामाजिक वर्ग से नीचे थे उनके लिए वह प्रयोग की जाती थी। और पाली जो थी वह धार्मिक में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। तो इसका उत्तर होगा प्राकृत। जैसे कि नाटकों में, गुप्त काल के लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र जो भाषा बोलते थे वह प्राकृत भाषा बोलते थे। इसका उत्तर होगा प्राकृत। तो चलिए, दूसरे प्रश्न में उत्तर नज़र डालते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। तो इसमें से एक ऑप्शन है चक्रवर्ती, बी है धर्मदेव, और सी है धर्मकीर्ति, और डी है प्रियदर्शी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक के अपने शिलालेखों में समानतः जिस नाम का उल्लेख किया जाता है वह है चक्रवर्ती, यानी इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए जो है कि वह सही है। आपने कभी भी इनका इतिहास में नाम सुना होगा तो चक्रवर्ती अशोक सम्राट का नाम सुना होगा, और उनके शिलालेखों में भी चक्रवर्ती नाम का उल्लेख मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के प्रश्न पे। नागर, द्रविड़ और बेसर ये हैं, इसका प्रश्न है नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ऑप्शन ए है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, बी है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा रहा है, और सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, और डी है भारत में प्रचलित 3 मुख्य घराने। तो इसका उत्तर आपको जानना होगा कि इसका उत्तर होगा सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। आपने लिखा होगा नागर, द्रविड़ और बेसर, ये जो हैं ये भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। इसका उत्तर हो गया सी। तो चलिए चौथे प्रश्न पे नजर डालते हैं कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द का घोतक था। ऑप्शन ए, एक प्रकार की उत्कृष्ट मलमल का, बी हाथी दांत का, सी नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, या डी काली मिर्च का। इसका ऑप्शन होगा डी, काली मिर्च का। इसका ऑप्शन काली मिर्च का होगा, क्योंकि यवन इंडो ग्रीक थे। यवन जो थे वह इंडो ग्रीक थे जिनको काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को यवन प्री के नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च के बदले रोम में बहुमूल्य धातु प्राप्त होता था। इस प्रकार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तो इसके लिए काली मिर्च जो होगा यवन प्री के लिए उत्कृष्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पर नज़र डालते हैं एक बार। नंबर 5 पर आती है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी, जैन धर्म ने, ऑप्शन डी, लोकायत शाखा ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जैन धर्म ने, क्योंकि जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार्य एवं ब्रह्मचार को अणुव्रत कहा जाता है। इनमें से 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, जबकि अंतिम ब्रह्मचार को महावीर द्वारा जोड़ा गया था। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। तो आपने भी जाना, तो इसका अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वो था जैन धर्म ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर आती है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यानी हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, किस देश ने। तो ऑप्शन ए, यूनानियों ने, ऑप्शन बी, रोमन वासियों ने, ऑप्शन सी, चीनियों ने, ऑप्शन डी, अरबों ने। तो इसका सही उत्तर होगा अरबों ने, जो कि अरबों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि अरब के लोग सिंधु को हिंदू कहा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स के स्थान पर ह अक्षर का प्रयोग करते थे, जो तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर आती है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो
तो ऑप्शन ए है लोपामुद्रा, ऑप्शन डी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है सावित्री। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका सही ऑप्शन होगा लोपामुद्रा, क्योंकि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा और निमावरी आदि विदुषियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका लोपामुद्रा जो है सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। नंबर 8 पर आती है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, मतलब स्थित था। तो ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी है रुहेलखंड में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में। यानी राजस्थान में जो कि मत्स्य महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी भी विराटनगर, अलवर, भरतपुर में था, जो कि राजस्थान में ही था। चलिए अब अगले प्रश्न में नजर डालते हैं। नंबर 9 पे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी कण्व वंश। तो इसका ऑप्शन सही है जो है कि ऑप्शन ए, यानी नंदवंश का। जिसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय नंदवंश का जो है कि शासन था, यानी घनानंद का शासन था, नंदवंश का। तो चलिए अगले प्रश्न में नजर डालते हैं। नंबर 10 पे, चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः कैसी होती थी। तो ऑप्शन ए अष्टभुज, ऑप्शन बी षटभुज, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी द्विभुज। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चतुर्भुज। यानी नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल में सर्वोत्तम कलाकृति होती थी। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः चतुर्भुज हुआ करती थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चतुर्भुज। अब अगले प्रश्न में नजर डालते हैं। नंबर 11 पे, प्राचीन भारत की विश्वपति विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्रक्रम इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, ऑप्शन बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली, ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ऑप्शन डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जो कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो अगले प्रश्न में नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी मिलिंद, ऑप्शन डी प्रसेनजीत। तो जो ये ऑप्शन बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों का जो शासन था, तीनों लोग एक ही कालचक्र में थे। इनका कालचक्र जो था वह एक ही था, यानी अलग जो है वह है मिलिंद। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, मिलिंद, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मिलिंद वह सही उत्तर होगा इसका। नंबर 13, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन बी पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन डी चौसर योगिनी मंदिर मेड़ाघाट। तो इसका सही उत्तर होगा जो कि देवदासी संस्था के प्रसंग में जो मंदिर था समाचारों में चर्चित रहा वह था जगन्नाथ मंदिर पुरी, यानी ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए जो है कि सही होगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। नंबर 14 पे, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। यानी ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 पे आती है कि निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। यानी ऑप्शन ए मौर्य मूर्तिकला, ऑप्शन बी मथुरा मूर्तिकला, ऑप्शन डी सी भरदूत मूर्तिकला, ऑप्शन डी गांधार मूर्तिकला। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डी, यानी गांधार मूर्तिकला, क्योंकि हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग गांधार मूर्तिकला में किया जाता था। यह कला कुषाण काल में पनपी और विकसित हुई थी। यह कला पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई थी। यह मूर्तिकला यूनानी रोमन के कला से प्रभावित था। चलिए अब अगले प्रश्न को नजर डालते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुंदी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो जो कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है वह है सिंधु, यानी ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न को नजर डालते हैं हम। नंबर 17, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नंबर 18 पे, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक, ऑप्शन सी शक यूनानी कुषाण, ऑप्शन डी शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी यूनानी शक और कुषाण, जो कि युद्ध करने आक्रमण का सही कालक्रम है वह है यूनानी। पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने आक्रमण किया, उसके बाद कुषाण ने आक्रमण किया। तो चलिए अब अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। नंबर 19 पर, बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था यानी निर्माण मतलब उसकी मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम ने। तो इसका सही उत्तर होगा जो है कि वह होगा ऑप्शन डी यानी रुद्रदामन प्रथम ने जो है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ऑप्शन 20 इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर नजर डालते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पे, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यानी भारत में जो है कि भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो है कि संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी जैन। जैन में जो है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से आता है। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन जो कि IAS प्री के पिछले सालों के पूछे गए प्रश्नों का एक संग्रह था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होती है या कोई चूक होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही और वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। आगे भी हम आपको 20 क्वेश्चन जो है कि IAS प्री के और भी इतिहास से और भी सब्जेक्टों से रिलेटेड लाते रहेंगे। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक मिले।